अयोध्या जैसी जगह से अगर भाजपा नहीं जीत पाती है तो मतलब वो जिसका झंडा लिए हम खड़े हैं, हिंदुत्व का, अयोध्या का, राम मंदिर का, तो ये तो भाजपा के लिए मतलब एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। भाजपा की लीडरशिप को लगता था कि हम जिसको टिकट दे के भेज देंगे वो जीत के मोदी लहर में जीत जाए। जनता ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और हरा दिया लल्लू सिंह को। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि हालात कैसे हैं? 27 में चुनाव होने हैं, क्या सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है? कि दो चेहरों का चुनाव होगा, योगी वर्सेज अखिलेश। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को आधार बनाकर रणनीति बना रही होगी 27 की, तो सपा को नुकसान हो जाएगा। ब्रांड योगी है, ये मोदी से इतर एक ब्रांड बना है। तुलसीदास जी ने कहा, को बड़ छोट कहता अपराधो, किसे छोटा कहो किसे बड़ा कहो। भाजपा क्या गणित बैठा रही है समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना चाहिए था, लेकिन अभी कहीं सुगबुगाहट भी नहीं दिखाई दे रही है। हमने जिसका नाम बढ़ाया वो दूसरे शिविर को पसंद नहीं आया, और दूसरे शिविर ने जो नाम बढ़ाया वो हमको हमारे शिविर को पसंद नहीं आया, तो फिर होता चलो फिर बैठेंगे। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो मुस्लिम यादव समीकरण के बाहर क्या अपना विस्तार कर पाए हैं अखिलेश यादव? एम और वाई में भी कई बार संघर्ष हो जाता है। आजम खान की बेगम ने जो कहा कि हमको सपा पे भरोसा नहीं है, केवल अल्लाह पे भरोसा है, तो मुसलमान इस बात को देख रहा है कि आजम खान को बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ दिया। अभी जो हालात है उत्तर प्रदेश के, आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर का मसला हो गया या कानून व्यवस्था का मसला हो गया, इन सब पर जनता साथ है भाजपा के? कितना भी बड़ा आदमी हो, बाबा नकेल डाल देंगे। योगी की एक छवि निर्मित हुई क्या कि शक्तिमान व्यक्ति। कांग्रेस का वजूद कितना रह गया है? प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की वहाँ। कांग्रेस बार बार भ्रमित हो जाती है। दिल्ली के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। अगर मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिखने भी लगेगा, जाना छोड़िए, तो अखिलेश यादव के कान खड़े नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, उनकी तो दुकानें लूट जाएगी। फिर भाजपा में भी एक असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। जब तक सत्ता है तब तक कोई असंतोष नहीं हो रहा, कहीं कोई बगावत नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ अग्निहोत्री जी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां की सियासत का असर दिल्ली की सत्ता तक महसूस किया जाता है। यहाँ की जातिगत गणित, धार्मिक ध्रुवीकरण, सपा भाजपा की टक्कर, मायावती की चुप्पी और कांग्रेस की तलाश, बहुत कुछ है चर्चा के लिए और इन्हीं सब मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे। अमिताभ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। अमिताभ अग्निहोत्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जब बात यूपी की आती है तो आपसे बढ़िया कोई वक्ता हो नहीं सकता। तो आज जब हम देखें जी, मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि हालात कैसे हैं? 27 में चुनाव होने हैं, क्या जनता थक चुकी है या योगी मोदी का एक अच्छा समीकरण बन चुका है या विपक्ष की विफलता? क्या सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी 2-3 तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं 27 के चुनाव की। एक तो ये कि दो चेहरों का चुनाव होगा, योगी वर्सेज अखिलेश। एक तो ये स्थापना हो सकती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, दो ही चेहरों पर चुनाव टिकेगा। बाकी जो लोग रहेंगे वो साइड रोल में रहेंगे, चाहे प्रियंका गांधी की पार्टी हो, राहुल गांधी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई भी हो, या छोटे छोटे दल हैं, वो सब किसी के आगे पीछे खड़े होना होगा उनको, या बैलेंसिंग फोर्स हो सकते हैं बसपा की तरह। लेकिन लड़ाई दो ही में होगी, सेना नायक दो ही तरह की सेनाएं हो, दो तरफ की। एक दूसरा, हम इस ढंग से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह के बाद सबसे बड़ा चेहरा बनकर योगी आदित्यनाथ उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा चेहरा हुआ ही नहीं भाजपा में कभी। शायद यही कारण रहा कि 38-39 साल बीत गए, केवल भाजपा नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा नेता जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, ऐसे नेता भी ये चमत्कार नहीं कर पाए कि अपनी सरकार को दोबारा चुनवा लाए निरंतरता में। कोई नहीं कर पाया। मुलायम सिंह जी छोटे नेता थे नहीं, नरेंद्र छोटे नेता थे नहीं, बीपी सिंह छोटे नेता थे नहीं, ये योगी ने किया। तो एक योगी के नाम की ब्रांडिंग जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी को एज दिलाती है, बढ़त दिलाती है। अखिलेश यादव के साथ
ये है कि वो एक बहुत जोरदार और पूरी शक्ति और सामर्थ्य झोंक कर एक चुनाव लड़ चुके 22 में। 22 में उनको भी ऐसा लग रहा था और उनके चाहने वाले समर्थकों को भी ऐसा लग रहा था कि सत्ता आ ही गई, जाएगी, आ गई। फ्यूचर टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में मान रहे थे जी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट बन रही थी कि भाई डीएम किसको रखना है आगरा में और बरेली में किसको रखना है कमिश्नर। लेकिन सत्ता हाथ से फिसल गई। अब जब सत्ता फिसल गई तो उसका दो तरह से अब क्या होगा ये तो इस वक्त बताएगा, लेकिन मैं एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते सोचता हूँ दो तरह से व्याख्या हम कर सकते हैं। एक, मुसलमानों को लगा होगा कि भाई 100 में लगभग 88% मुसलमान, इतना मुलायम सिंह के समय में भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ कभी, उसने सपा को वोट दिया। यानी मुसलमान को लगा कि जोर लगा के हैया इतना जोर लगाया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। बताओ कहाँ तक जोर लगाए। एक भाव ये भी आता है क्या कि भाई सब तो कर लिया अब क्या करें, और एक भाव ये भी आता है कि नहीं एक बार और जोर लगाएं। अब इसमें कौन सा भाव आएगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि एक फीलिंग ऐसी भी मैंने महसूस की व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें मुसलमान कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ तो लगा दिया 22 में, तो वो लोग कहते हैं कि सपा को अखिलेश यादव को यादव और इससे मुसलमान से आगे कुछ जोड़ना होगा तब रिजल्ट आएगा। और तीसरी व्याख्या ये है कि अगर समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को आधार बनाकर रणनीति बना रही होगी 27 की, तो सपा को नुकसान हो जाएगा। 24 के परिणाम दूसरे कारणों से ऐसे थे। समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में वो परिणाम दूर दूर तक कहीं नहीं कर पाई, 10 में से 2 सीट मिली उसको। बिल्कुल, हाँ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है। और एक जो तीसरा प्लेयर है बीएसपी, उसके लिए एक सामान्य सी बात अभी कही जा सकती है, चूंकि 27 में वक्त है श्वेता जी, कि हाथी जितना अच्छा लड़ेगा अखिलेश यादव के लिए उतना संकट पैदा करेगा। तो मायावती की चुप्पी अखिलेश के फायदे में जा रही है। नहीं, चुप्पी को तो खैर वो बहुत एक्टिव कभी भी नहीं रहती। वो ऐसा नहीं कि वो कोई कोहराम मचाया हो उन्होंने, कभी सरकार बनाई तब भी, उनकी शैली है। लेकिन एक होता है कि भाई हम बिल्कुल ठंडा चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई खड़ा हो जाए हमसे कोई लेना देना नहीं, हम कहीं निकलेंगे भी नहीं टाइप का। तो बीएसपी का वोट 9.5% है, वो 7.5 रह जाएगा। लेकिन अगर मायावती ने 10-50 रैलियां कर ली, ठीक, और उनका आकाश भी निकल लिया, थोड़ा बहुत धरती पर आ गया आकाश से, तो वो 12% हो जाएगा वोट। वोट तो है, बहन जी के मूवमेंट पर निर्भर करेगा, तो भाजपा के लिए लाभ हो जाएगा। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा और बसपा में एक अंडरस्टैंडिंग भी है। देखिए, है क्या अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी को जितना करीब से मैंने देखा, मैं कांशीराम जी और मायावती के बहुत करीब रहा एक पत्रकार के नाते, और मैंने इनके जीवन का वो दौर देखा जब मायावती इन मेकिंग थी। क्या मायावती बन रही थी, बनी नहीं, उस समय कांशीराम जिंदा थे। तो मैंने वो देखा, मतलब बहुत ही निकटता से देखा। तो मैं उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश जब करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मायावती सोचती होंगी कि भाई मेरे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाने से भी सरकार तो बन नहीं रही अभी, क्या उलझने पैदा हो जाएंगे, क्या बिल्कुल, तो उलझनों को क्यों आमंत्रित करें। ये सही मेरा एक औरा बना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब इसकी कुछ सूचना तो हो नहीं सकती कि कोई इसका गजट जारी होगा। मायावती जी का फोन अभी भी देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फोन्स में से एक है। ध्यान रखिए, क्या चाहिए आदमी को, इतना बड़ा औरा है, इतना बड़ा वैभव है। आएंगे मायावती पर भी हम आएंगे, लेकिन हमारे पहले सवाल में आपने कहा कि योगी की करिश्मा, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक पहचान गढ़ी है, उस पर आपने कहा। लेकिन क्या ये जो ब्रांड योगी है, ये मोदी से इतर एक ब्रांड बना है? ये सवाल अच्छा है और ये सवाल बड़ा संवेदनशील भी है। सामान्यतः लोग इसके जवाब देने से बचते भी हैं कि वो तुलसीदास जी ने कहा, को बड़ छोट कहत अपराधो, किसे छोटा कहो किसे बड़ा कहो, दोनों ही बड़े हैं। लेकिन मैं इसको उत्तर दूंगा।
भाजपा का जो वोट है ना श्वेता जी, वो उसमें 3 कंपोनेंट है। एक कोर वोट है जिसको हम कोर वोट बोले, मूल वोट, वो हर मौसम में एक सा रहेगा। क्या? वो तो रहेगा। हाँ, वो वोट अगर मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल कर चुका, अभी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं और कागज में रखता भी नहीं, ये भी समस्या है। मान लीजिए 25% वो वोट हम मान लें अभी इस वक्त, वो विचारधारा का वोट है, वो रहेगा। ठीक। अब आता है योगी मोदी जी आए तो 5% मोदी जी के कारण जुड़ा तो 30 हो गया। फिर योगी आए तो पता लगा 3% योगी के कारण जुड़ा तो 33 हो गया, तो सीन बदल गया। ठीक। वैसे ही कोई भी बड़ा नेता तभी बड़ा माना जाता है जब उसका निजी वोट पार्टी को एड ऑन हो। ठीक। योगी आदित्यनाथ के कारण भाजपा हमको पसंद है, ऐसा मानने वाले प्रदेश में है, एक वर्ग है, वही योगी का ब्रांड का वोट है, जिससे बहुत सारे लोग भाजपा को इसलिए वोट दिए, वो अटल जी के समय में नहीं देते थे, उन्होंने कहा मोदी है इसलिए। तो नेता बड़ा तभी होता है जब उसके नाम पर वोट आए। पार्टी का बेस वोट तो है, उस बेस वोट के ऊपर टॉपिंग कौन लाता है? योगी या मोदी? हाँ, नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मोदी लाए 14 में, इसलिए मोदी हुए। और उत्तर प्रदेश की जमीन पर वो टॉपिंग योगी लाए। भाई हम ये लोग कहते हैं कि 17 में योगी तो चेहरा नहीं थे, नहीं थे, हाँ मुझे मालूम है। 5 लोगों की फोटो लगी थी, उसमें भी योगी का नाम फोटो नहीं था, आई नो। लेकिन 22 में तो योगी ही चेहरा थे। बिल्कुल। 38 साल बाद कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार दोबारा चुनवा के लाया, छोटी बात नहीं ना। और उत्तर प्रदेश पांडुचेरी और मेघालय और त्रिपुरा भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि योगी का अपना एक ब्रांड इमर्ज हो गया, और वही शायद योगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम अभी ये देखें अमिताभ जी कि भाजपा क्या गणित बैठा रही है समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना चाहिए था, लेकिन अभी कहीं सुगबुगाहट भी नहीं दिखाई दे रही है। तो कहाँ अटका है मामला? मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो आश्चर्यजनक है कि इतना समय क्यों लगा। और जो लोग ये कहते हैं कि विचार विमर्श चल रहा है, मैं उनसे सहमत नहीं, क्योंकि मैंने इन सब प्रक्रियाओं को 1-on-1 देखा है। मतलब गूगल से नहीं, मैंने खुद आंखों से देखा है। कहीं बड़े फैसलों पर इतना विचार विमर्श कभी होते ही नहीं। और ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, हो कभी जाता इतना है। विचार विमर्श होता ही नहीं। जिन लोगों को फैसला लेना वो 2 या 3 लोग होते हैं, वो एक राय बना के एक दिमाग में उनकी चीज आ जाती है कि भाई ये चेहरा है। अच्छा, अब कुछ संभावनाएं ऐसी भी बताई जा रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश को हल करेंगे। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई चीज टकरा रही है, कहीं ना कहीं कोई चीज फंस रही है, जो अभी जिसका हल भाजपा नहीं, वरना अध्यक्ष चुनने में समय नहीं लगना चाहिए। तो क्या टकराव होगा? मतलब चेहरों पर क्या क्या नहीं, टकराव? अध्यक्ष के चेहरे पर नहीं श्वेता जी। जैसे इसको आप राष्ट्रीय संदर्भों में देखिए, और उत्तर प्रदेश एक ही, मतलब टोन और टेक्सचर एक ही है। जैसे राष्ट्रीय में भी इसलिए नहीं चल रहा कि श्वेता रंजन को बनाना है कि अमिताभ अग्निहोत्री को बनाना है, इसकी समस्या थोड़ी ना। वो एक तस्ना में उन्हीं में से बनेगा, हॉलैंड से तो आदमी आएगा नहीं। और मुझे लगता है ये सब तो नियोजित, पहले पूर्व नियोजित है। सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटी करनी, मेरे नाम पर आप सहमत नहीं और आपके नाम पर हम सहमत नहीं, क्या इसलिए मामला, और सहमति दोनों की चाहिए। एक शिविर ने एक नाम रखा, उस पर दूसरा शिविर सहमत नहीं हुआ, दूसरे शिविर ने जो नाम रखा उस पर पहला सहमत नहीं हुआ, अटक गया। मुझे लगा यही स्थिति उत्तर प्रदेश में और यही दिल्ली में है, केंद्र में भी यही स्थिति। मतलब केंद्र में आप सोचिए, भाजपा के अब तक के जन्म से लेकर अब तक के इतिहास में इतना एक्सटेंशन किसी अध्यक्ष को मिले नहीं, इतने लंबे समय को अध्यक्ष रहा ही नहीं। नड्डा जितने समय रहे, और नड्डा साहब इतने भाग्यशाली हैं कि वो अध्यक्ष चुन ही नहीं पा रहा, और वो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समस्या आती है कि भाई हमने जिसका नाम बढ़ाया वो दूसरे शिविर को पसंद नहीं आया, और दूसरे शिविर ने जो नाम बढ़ाया वो हमको, हमारे शिविर को पसंद नहीं आया, तो फिर होता चलो फिर बैठेंगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ तो संघ के हाथ में होगा। संघ एक शिविर है, एक शिविर संघ भी है।
और संघ जमीन पर आप जाइए, आज तो खैर नहीं, अब तो पिछले 10-15 साल से तो भाजपा बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन पहले हम लोग जब पत्रकारिता शुरू कर रहे थे उस दौर में हम देखते थे कि संघ का स्वयंसेवक ही सारी संस्थाओं को कस्बे में, जिले में रिप्रेजेंट करता था। वही बजरंग दल, वही विद्या भारती, वही संस्कार भारती, क्या वही विश्व हिंदू परिषद, वही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, क्या उसके झोले में एक डायरी होती थी, हर का पन्ना अलग होता था, विश्व हिंदू परिषद का ये, बजरंग दल का ये। तो नीचे तो एक ही है, जड़ एक ही है, जड़ एक ही है। तो आप जड़ को डिसोन तो नहीं कर सकते और ना उसको इग्नोर कर सकते। नड्डा साहब ने एक बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि जब हम छोटे थे, कमज़ोर थे, तो संघ की ज़रूरत थी, अब हम बहुत बड़े हो गए। तो उसका बड़ा असर पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। फिर बाद में उसका जो मोदी जी बाद में संघ के मुख्यालय गए, वो सब उसी का एक डैमेज कंट्रोल का एक एक्सरसाइज थी। तो क्या यूपी के अध्यक्ष चुने जाने से पहले अगर राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो यूपी के इमेज पे, मतलब भाजपा यूपी की इमेज पे कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि भाजपा यूपी नहीं, वो पूरी भाजपा के लिए एक बड़ा कौतुक होगा, क्योंकि मेरे स्मरण में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा का अध्यक्ष बिना उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष चुनवाए उसका निर्वाचन करा लिया गया हो। देश के सब भाई, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है ना, असम, उत्तर प्रदेश क्यों शामिल है उसके लोग, तो ठीक है, नहीं शामिल तो बाद में कर लेंगे, नहीं ना। भाजपा देश में अपना अध्यक्ष चुन रही है और उसमें उत्तर प्रदेश का भूमिका नहीं हो तब तो पर एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। और 27 में उत्तर प्रदेश को चुनाव में भी जाना है, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब इमरजेंसी आ जाएगी, वैसी स्थिति आ जाएगी, तो फिर बड़े बूढ़े बैठकर कोई एक होता है ना, तात्कालिक हल दे देंगे कि भाई चलो अब सब लोग शांत रहो, इसको बनाओ। स्थितियाँ मतलब गंगा खतरे के निशान से ऊपर नहीं जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा अध्यक्ष चुनने में, ऐसा मुझे लगता है। जैसे भाजपा और सपा दो मुख्य पार्टियां हैं, अभी आप कह रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो MY समीकरण के बाहर, मुस्लिम यादव समीकरण के बाहर क्या अपना विस्तार कर पाए हैं अखिलेश यादव? देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो 24 में अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कारण कुछ भी हो, जीत जीत होती है, क्या इतिहास जीत दर्ज करता है, कारण वारण कुछ नहीं, ठीक। और जीत अच्छी मिली, बड़ी जीत मिली, जिसको चमत्कारिक जीत कहेंगे, अखिलेश को मिली। उतनी बड़ी जीत थी जो कभी नेताजी के पास भी नहीं आई, उतनी बड़ी जीत जिन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि M और Y के बाहर मैं कहता हूं सपा का एक संकट ये भी है, जो मुझे लगता है कि M और Y में भी कई बार संघर्ष हो जाता है। बाहर की तो बात बाद में आएगी। जैसे कुछ मुस्लिम लोग इस बात को उठाते हैं बड़े तर्कपूर्ण ढंग से, और वो एक पूरा क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि रमाकांत यादव पर झंझट हुआ तो अखिलेश जी गए, फलाने यादव पर हुआ तो फलाने अखिलेश जी गए, फलाने पर हुआ तो आंदोलन, लेकिन आजम खान पे नहीं गए। बोले आजम पर नहीं गए, इरफान सोलंकी पर नहीं गए, दिस पे नहीं, वो 10 मुसलमानों के नाम गिनाएंगे क्या? उनके यहाँ बुलडोजर चल गया, वो जेल भेज दिए गए, उन पर NSA लग गया, MLA थे, कोई नहीं गया क्या? तो वो कहते हैं कि भाई हमें ही 2M दर्जे का कर दिया आपने तो। आजम खान की बेगम ने जो कहा कि हमको सपा पे भरोसा नहीं, अब केवल अल्लाह पे भरोसा है, तो मुसलमान इस बात को देख रहा है कि आजम खान को बिल्कुल आइसोलेशन में छोड़ दिया, बेसहारा। फिर एक प्रश्न आता है, मैंने इस बात को 1-2 बार अपने शो में कहा भी कि अरे बहुत तर्कपूर्ण बात है, बड़ी। वो लोग कहते हैं मुसलमान, विशेष तौर पर पश्चिम के मुसलमान, वो लोग कहते हैं कि हमको सिर्फ सपा के लोग इतना बता दें कि अगर ऐसी स्थिति जो आजम खान के साथ हुई, वो स्थिति सपा के प्रथम परिवार में किसी के साथ होती, प्रथम परिवार मतलब अखिलेश जी, राम गोपाल, शिवपाल यादव, डिम्पल, धर्मेंद्र, तेज प्रताप, ये फर्स्ट फैमिली ऑफ द सपा। हाँ। जैसे कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली गांधी फैमिली, वैसे सपा की वो।
तो वो करे, अगर मान लीजिए उनमें से किसी के ऊपर 150 मुकदमे लगा के जेल भेज दिया होता योगी सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई लाख लोगों को जेल भर दी होती, कई लाख लोगों को सड़क पर उतार कर। क्या? लेकिन आजम के लिए मसाल जुलूस भी नहीं निकाला, मोमबत्ती वाला जुलूस भी नहीं निकाला। ये फर्क एक। दूसरा अंतर क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गैर यादव और गैर जाटव, गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलितों को वास्तविक अर्थों में सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए आगे कर पाई चुनाव में, तो अखिलेश यादव की पार्टी के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी है वो भाजपा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अखिलेश यादव के मुकाबले। ओके। ऐसा लगता। कल्याण सिंह ने एक चमत्कार करके दिखाया। 1991 में भारतीय जनता पार्टी को 222 सीट आई थी चुनाव में यूपी में, और वो दौर मालूम क्या था श्वेता? वो दौर ये था कि जब मंच से कहा जाता था कि कोई मुसलमान हमको वोट ना दे। क्या? अब तो भाजपा को 2, 4, 5, 7% मुसलमान भी वोट कर देते हैं, लेकिन उस वक्त तो एक भी मुसलमान वोट नहीं। उस माइंडसेट में चुनाव हुआ। अयोध्या पीक पर था, 222 सीट जीत कर आए थे। अयोध्या था, लेकिन उसमें कल्याण सिंह की सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत मैटर कर रही थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन ठीक से किया, 24 में भाजपा की जो कमजोर प्रदर्शन हुआ, उसमें अन्य कारणों के साथ साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि आपने उम्मीदवारों के चयन में हठधर्मिता दिखाई। जिनको आपके कार्यकर्ता ने रिजेक्ट किया, आपने उन्हीं को खड़ा कर दिया। तो बस ठीक, कार्यकर्ता अपने को उसने पीछे कर लिया, आपके खिलाफ भी नहीं गया, पीछे कर लिया। लेकिन जब देखिए अयोध्या जैसी जगह से, हाँ, अगर भाजपा नहीं जीत पाती है तो मतलब वो जिसका झंडा लिए हम खड़े हैं, हिंदुत्व का, अयोध्या का, राम मंदिर का, तो ये तो भाजपा के लिए मतलब एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। बिल्कुल दयनीय स्थिति हो गई थी। लेकिन मुझे इस बात की व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के नाते जानकारी है कि अयोध्या और उसके आसपास के लोगों ने और संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा लीडरशिप से कहा था कि लल्लू सिंह को विश्राम दीजिए, इनकी छवि अच्छी नहीं है। भाजपा की लीडरशिप को लगता था कि हम जिसको टिकट दे के भेज देंगे वो जीत के मोदी लहर में जीत जाए। जनता ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और हरा दिया लल्लू सिंह को। उसी अयोध्या हराया तो फैजाबाद लोकसभा सीट है, बिल्कुल क्या टेक्निकली फैजाबाद लोकसभा सीट हराई। लेकिन वही मिल्कीपुर में जब बाई इलेक्शन हुआ, क्या तो बदला ले लिया, तो भाजपा को जिता दिया। आपने उम्मीदवार हमारे मन का दिया तो हमने जिता दिया। आपने उम्मीदवार थोपा, हमने हरा दिया। अभी क्या लगता है कि जो प्रदेश में अभी हालात हैं अमिताभ जी, मतलब इसका नुकसान, जैसे आप कह रहे थे कि मुसलमानों का कुछ वोट मिलता है भाजपा को, और हो सकता है कि अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां मुसलमानों को लेकर हो, आजम खान के केस को लेकर, या तमाम और भी नाम लिए आपने। लेकिन अभी जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर का मसला हो गया या कानून व्यवस्था का मसला हो गया, इन सब पर जनता साथ है भाजपा के? देखिए, जो भारत के मन की वो है स्थिति, वो चूंकि कानून और व्यवस्था और उस कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है, और उसमें गरीब तो बिल्कुल छूट जाता, वो घर मकान बिक जाता उसका मुकदमे लड़ते लड़ते, क्या, और उसके बाद अंग्रेजी में जो जजमेंट आता वो समझ भी नहीं सकता इसमें क्या लिखा, काला पीला, वकील समझाता है। लोहिया जी ने कभी कहा था कि भाई इससे ज़्यादा अन्याय क्या, शोषण क्या हो सकता है कि गरीब आदमी के मुकदमे का फैसला अंग्रेजी में आ रहा है। खैर वो विषय छोड़ें। अब मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि जनता देखती है कि समर्थ व्यक्ति है, इसने अपराध किया और इसका कुछ नहीं हुआ, क्या मुकदमा लड़ रहा है, बेल पे है, और बेल पे फिर इलाके में घूम रहा है मुँह चाट के, तो वो ये मांग करती है कि नहीं इसको कुछ तो दंड मिले, क्या, तो कुछ दंड ऐसा जो होता दिखे, दंड
का विधान दिखना चाहिए उसको तत्काल। योगी की जो बुलडोजर वाली जो एक पॉलिसी है, और एक बात और जानिए, बुलडोजर के मान लीजिए 1000 केस हुए यूपी में, शोर ज़्यादा है, समझना भी चाहिए। 1000 केस हुए, सब लोग कोर्ट में गए बुलडोजर के खिलाफ, क्या 2-3 को राहत मिली होगी सिर्फ, बाकी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब बुलडोजर ठीक था, मतलब गलत कंस्ट्रक्शन था। हाँ, मतलब बुलडोजर की कार्रवाई। अच्छा आप बताइए, एक बार मैंने प्रश्न पूछा, लोगों ने कहा कि बुलडोजर बुलडोजर, तो मैंने कहा एक बात बताइए कि एक आरसीसी की कंक्रीट की इमारत है, क्या उसको छेनी से तोड़ना शुरू करें तो कई साल लग जाएंगे और कितनी डस्ट पैदा होगी, क्या तोड़ा तो बुलडोजर से ही मैंने जाएगा। कहा डायनामाइट से तोड़ा जा रहा है, डायनामाइट के युग में आप बुलडोजर पे आपत्ति कर रहे हैं। जिस नोएडा में हम लोग आप बैठे हैं, ट्विन टावर गिराया, ट्विन टावर, उनको गिराने के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, डायनामाइट लगाई गई थी ना, क्या तो डायनामाइट के युग में बुलडोजर की क्या समस्या? जनता को वो चीज अच्छी लगती है, आप समझिए कि न्याय हुआ और न्याय होता दिखा। तो ये योगी की एक यूएसपी है जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है। और किसी भी व्यक्ति को अराजकता की छूट नहीं, विशेष तौर पर वो परिस्थितियां जो भारत उत्तर प्रदेश ने देखी हैं कि जहां स्त्री और लड़कियां और व्यापारियों के लिए विशेष संकट था, इन दो चीज़ों के लिए ये सबसे नरम वो थे, सॉफ्ट टारगेट। आप भाजपा कांग्रेस सपा छोड़िए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए कहीं, ये मत कहिए पत्रकार है, बैठ जाइए कहीं ढाबे पर, पूछे भाई क्या चल रहा है, 100 शिकायतें हो सकती हैं, पानी कम आता है, बिजली कम आती है, सड़क में गड्ढा है या नहीं है, नौकरी नहीं है, या गन्ने के रेट क्या। लेकिन जब आप कहेंगे अच्छा चाचा वो मोटरसाइकिल पर लड़के 3-3 लड़के जा रहे हैं और दुपट्टा कुर्ता पकड़ लिया और खींचा और लड़की आगे और मोटरसाइकिल आगे, तो कुर्ता फट गया सड़क पर, वो तो नहीं हो रहा क्या? अरे बोले ना भैया, अब नहीं, बोले 2-4 लोगों ने करने की कोशिश की थी तो घर खोद दिया, क्या? ये बड़ी चीज है, ये पब्लिक सेंटिमेंट है जो आपको मजबूत करता है, मतलब अपराध मुक्त प्रदेश। हाँ, और फिर क्या होता है, कुछ आइकॉनिक फेस केवल पॉजिटिव ही नहीं होते, नेगेटिव में भी आइकॉनिक होते हैं, जैसे मुख्तार था या अतीक था, अतीक अहमद था। तो उससे एक योगी की एक छवि निर्मित हुई, क्या कि शक्तिमान व्यक्ति है। तो ये जो बाहुबलियों के आप नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, चाहे एक आजम खान बड़े नेता आप कह लीजिए, लेकिन उन दबंग ही थे, हाँ, और इधर राजा भैया, ये सब जो बड़े नाम हैं, भले इंडिपेंडेंटली लड़ते हों लेकिन सपा के साथ ठीक है रहने का उन्होंने प्रण लिया था। तो जब इन लोगों से सपा थोड़ी दूर होती है तो क्या सपा को नुकसान होता है, या सपा के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि नहीं हमने इनसे थोड़ी दूरी बना ली है इस तरह के बाहुबलियों से? देखो है क्या कि बाहुबलियों से दूरी सपा ने नहीं बनाई, उन लोगों ने बनाई, क्योंकि सरकार बदल नहीं ना, इसलिए जनता इसमें बिल्कुल क्लियर है। वो जानते हैं कि भाई ये लोग तो फिर चले जाएंगे, यहाँ सरकार होगी, अभी आपके पास कुछ देने को नहीं, तो बाहुबली आपकी बात क्यों करे? मुख्तार अंसारी के उस पर फातिहा पढ़ने आप जाते हैं ना, तो कैसी दूरी? मुख्तार के कब्र पर आप फातिहा पढ़ने जाते हैं? हाँ। मुख्तार अंसारी कोई भारत की आज़ादी में तो शहीद हुए नहीं थे, तो वो सब चीज़ें दिमाग में हैं, रहती हैं जनता की वोट करते समय। मेरी दृष्टि से योगी का एक वो हिंदू संत वाला एक जो आभा मंडल है वो तो है ही है, और दूसरा जो उनका सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत पक्ष है, जो उनकी ब्रांड को मजबूती देता है, आधार देता है, मजबूती देता है, वो है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, बाबा नकेल डाल देंगे। जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हूँ मान लीजिए, तो लोगों से बात कर रहा हूँ, जहाज में हूँ, ट्रेन में हूँ, कहीं भी, या इवन अगर ओला उबर में भी हूँ तो ड्राइवर से चर्चा करूँ, तो वो लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी भी अच्छे थे और मोदी जी का बड़ा जलवा रहा। तो मैं कहता हूँ रहा मतलब पास्ट टेंस,
तो कहते अब सब उम्र भी हो गई, अब 15 साल हो जाएंगे क्या। तब फिर तो बोले उम्र में थोड़ा ढीला पड़ जाता आदमी, फिर उम्र हो जाती। अच्छा जी फिर क्या होगा, तो फिर बाबा आएंगे। अच्छा तो बोले बाबा हम करंट है क्या। तो ये जो भाव है ना, जिन लोगों ने इमरजेंस ऑफ मोदी देखा है ना श्वेता, क्या वो मेरी बात से जुड़ पाएंगे सीधे। मोदी जी कैसे मोदी हुए, प्रधानमंत्री तो बहुत बाद में बने। वो कभी गुजरात से उत्तर प्रदेश नहीं आए रैली करने। लेकिन मुझे याद है कि मैं बांदा गया था 12 में कोई समय रहा होगा, तो वहाँ लोगों से बात हुई तो लोग बोले भैया मोदी आइए तभी बात बनी है। तो हमने कहा तुमने देखा मोदी बोलने, फोटो में देखा। बोले हाँ। तब भी तुमको है कि मोदी आएंगे, जिसमें कि राम आएंगे आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे टाइप का भजन था लोगों को। मोदी अपने इलाके से, गुजरात के डोमेन से बाहर निकलकर देश भर पर छा रहे थे। फिजिकली नहीं आए थे अभी वो वहाँ, बट उनका ऑरा आया था। ऑरा पहले ट्रेवल करता है श्वेता, देह बाद में ट्रेवल करती है। समझ रहे ना आप, पहले व्यक्ति का ऑरा ट्रेवल करता है। कौन आ रहे हैं, बोलो मुख्तार आ रहे हैं, तो पहले मुख्तार का ऑरा निगेटिव ऑरा आएगा ना क्या। कौन आ रहे, मुरारी बापू, एक पॉजिटिव ऑरा, राइट। वैसे योगी आदित्यनाथ का ऑरा इस वक्त ट्रेवल कर रहा है। मैंने एक शायद 12 के किसी समय में या 13 के आरंभ में, तब मोदी की घोषणा नहीं हुई थी कि ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए, वो कुछ नहीं था। ये सिंपली चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। कल्याण सिंह जी का मैंने एक इंटरव्यू किया। कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा कि एक चेहरा एक आवाज पार्टी में होनी चाहिए एक समय में। बाकी सब चेहरे रहे लेकिन मुख्य चेहरा एक होना चाहिए, उनका दूल्हा एक होना चाहिए। बाकी फूफा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, लेकिन दूल्हा एक ही हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आज के समय में कोई दूल्हा नहीं है भाजपा में, तो उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनता ने दूल्हा चुन लिया। अच्छा। मैंने कहा कौन, तो उनका नरेंद्र मोदी। अच्छा। क्या, तो मैंने कहा अब भाजपा ने तो कोई सी इच्छा नहीं जताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं देश भर घूमता हूँ या देश भर के लोग मेरे पास आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी को आना चाहिए। तो बोले भाजपा इस बात को आज सुन ले, कल सुन ले, परसों सुन ले, सुनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज। तो गुजरात तो दूर था, अब उत्तर प्रदेश तो सटा हुआ है। इसलिए जनता मतलब मोदी भाजपा के औपचारिक तौर पर दूल्हा बहुत बाद में घोषित हुई था। क्या, जनता ने उनको बहुत पहले चुन लिया था। मैं वही कह रही हूँ अमिताभ जी कि गुजरात तो दूर था, तो थोड़ा टाइम भी लगा हो। यूपी तो सटा हुआ है। प्रसंग बताता हूँ। 2012 में था, कौन सा कुंभ था, तो नहीं 13 या 12 में शायद कोई था, 13 में तो होगा, 13 में रहा। हाँ, अखिलेश की सरकार थी। तो वहाँ 1 लाख साधु धर्माचार्य जुटे भारत भर के, जिसमें हिंदुत्व के अधीन आने वाले सारे पंथ और मठों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया पूरे हिंदुत्व का। 1 लाख। अशोक सिंघल उसके सूत्रधार थे, मोहन भागवत वहाँ थे सरसंघ चालक के तौर पर, और रामलाल संगठन महामंत्री थे भाजपा के, वो थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, ये भी थे वहाँ। क्या, सम्मेलन शुरू हुआ, बाबाओं ने शंख बजाया, चिमटा बजाया है। फिर एक साधु आए मंच पर, माइक पकड़ा और उनने कहा भाई हम राजनाथ सिंह से और भागवत जी से कहना चाहते हैं कि हमारा समर्थन चाहिए तो हमको मोदी चाहिए। क्या, अब आपके ऊपर है, राय विचार करके हमको बता दीजिएगा। और फिर शंख बज गया, 1 लाख लोगों ने एक साथ शंख बजा दिया। राजनाथ जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा संतों के आदेश का पालन करेगी। तो मोदी जी की ये छवि जो बिल्ड हुई, एक और दूसरी बात उदाहरण जी,
16 में, अगर मैं सही हूँ 16 में या 15 के अंत के अंतिम समय में गोरखपुर में महंत अवैधनाथ, इनके योगी के गुरु, आदित्यनाथ जी के गुरु, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण था और एक संत सम्मेलन था, क्लोज डोर। देश भर के धर्माचार्य आए थे, मोदी जी को आना था, करना था। तो एक पत्रकार के नाते मैं गया था वहाँ। हालांकि वो बहुत बहुप्रचारित नहीं था, लेकिन मैं गया, मैंने कहा देखो समझो क्या बात है, मोदी जा रहे हैं। तो वहाँ राम भद्राचार्य जी और वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य, इन दो लोगों ने नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ा का और कहा भाई मोदी, दिल्ली मोदी और यूपी में योगी, ऐसा विधान बनाओ। तो एक मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो कैंपेनर है ना, वो क्या चाह रहा है उसको भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा। आपके लिए कैंपेन कौन करेगा? वही लोग करते हैं ना। और एक एक व्यक्ति के 10-10 लाख 50-50 लाख शिष्य हैं, तो उनकी हैसियत आप लोगों से बड़ी है। बिल्कुल। तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई अगर आप मोदी को नहीं लाना नहीं घोषित करेंगे तो हम लोग आपके खिलाफ नहीं, हम विड्रॉ हो जाएंगे, हम फिर प्रचार किसी के लिए नहीं करेंगे। आते हैं अमिताभ जी कांग्रेस पर। जी, कांग्रेस का वजूद कितना रह गया है? प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की वहाँ उत्तर प्रदेश में, कितना वजूद दिखाई देता है आपको? भाई देखो, मुझे सबसे बड़ा संकट तो कांग्रेस में यही लगता है कि कांग्रेस बार बार भ्रमित हो जाती है। 24 के परिणामों ने भी उसको भ्रमित कर दिया। उसको वो कांग्रेस के लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि भाई साहब हम साथ थे इसलिए तो सपा इतनी जीत गई 37, वरना सपा कहाँ जीत पाती। खुद 6 जीते हैं, लेकिन वो बता रहे कि हमने सपा को 37 जितवा दी। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अभी तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में है ही नहीं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ा होना शुरू हो जाएगी श्वेता जी, उसी दिन से साइकिल से उसका मनमुटाव शुरू हो जाएगा। अच्छा, मजबूत कांग्रेस और सपा साथ नहीं रह सकते, लिख लीजिए डायरी पर। क्योंकि आप देखिए नहीं सकते, वो कंपोजिशन ही बिगड़ जाएगा, केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी पॉलिटिक्स की। क्योंकि आप देखिए दिल्ली के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी तो वो खड़ी होगी ब्राह्मण, दलित एंड मुस्लिम। ठीक, ब्राह्मण, दलित एंड मुस्लिम, ये वो कॉम्बिनेशन है जो पंडित जी के समय से चल रहा था, इंदिरा जी तक आया, जिसने कांग्रेस को वर्षों बरस सत्ता में रखा। अगर मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिखने भी लगेगा, जाना छोड़िए, तो अखिलेश यादव के कान खड़े नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। उनकी तो दुकानें लुट जाएगी फिर। तो वो सबसे पहले कांग्रेस को साइकिल से गिराएंगे और ऐसी जगह गिराएंगे जहां कांटे हों, कांटे में फंस जाए। ये तो सामान्य समझ की बात है। मजबूत कांग्रेस न बिहार में लालू प्रसाद यादव को स्वीकार रहे, न उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, क्योंकि दोनों के पास एमवाई है। कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब एम उसके पास आएगा, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो इस कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए आप क्या मानते हैं? क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं? क्या मतलब 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि एक तो जो लोग जमीन पर काम करते हैं उनको वरीयता दीजिए। ठीक, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं तो किताबें तो पढ़ता नहीं, मैं तो जिंदगी ही पढ़ी है लोगों की, इसलिए मैं उदाहरण से ही बात रखता हूँ। अंबिका सोनी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल एडवाइजर थी जब सोनिया जी प्रेसिडेंट थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता के यहाँ एक ऐसे चाय नाश्ते की पार्टी हुई, मैं भी गया, तो लोगों ने, जैसे आप कह रहे थे वैसे लोगों ने बताया कि अमिताभ जी का उत्तर प्रदेश है, दिस है, दैट है। तो अंबिका जी ने मुझसे कहा कि अमिताभ जी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मायावती जी उस वक्त शायद चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा कि कुछ बताए कारण। मैंने कहा मायावती है, एक बड़ा चेहरा है दलितों का। तो उन्होंने कहा दलितों का तो चेहरा हमारे पास भी है। मैंने कौन है? बोले महावीर प्रसाद। तो मैंने कहा कि अंबिका जी इसके बाद तो चर्चा ही खत्म हो जाएगी,
अगर आप अंबिका सोनी जो कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए बनाई गई, उनका परसेप्शन ये है कि मायावती और महावीर प्रसाद बराबर, तो मैंने फिर तो खड़ी होगी पार्टी। आप समझ रहे ना, ये अंतर तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब जैसे कोई ये कहे कि उन्नाव में कोई यादव हो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, और राहुल जी कहें कि भाई हमारे पास भी तो यादव है, अमिताभ जी, अखिलेश हैं तो क्या है, हमारे यहाँ ये राजेश यादव है। तो हास्यास्पद बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में नंदकिशोर यादव भाजपा के, लालू यादव तो नहीं हो गए ना, कभी नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा, इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए कभी शरद पवार ने कहा था कि वो सब कुछ गवा देने के बाद भी जो पुराने जमींदार होते हैं ना, नहीं होश में नहीं, पुराने जमींदार है ना, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, पजामा भी फटा, कुर्ता फटा, लेकिन रंगबाजी पुरानी जमींदार वाली है। बदलना पड़ेगा। ये क्षेत्रीय दल कहाँ से आए? ये कांग्रेस से तो काट काट के आए हैं। हाँ। और जिस दिन कांग्रेस खड़ी होगी तो इन्हीं से वापस लेगी अपनी हिस्सा, और इनसे वापस लेगी तो ये कांग्रेस को उससे पहले ही पटकनी दे देंगे। इसलिए कांग्रेस का अभी एक तरीका हो सकता था, जो मुझे लगता है गलत सही तो ईश्वर जाने के, लेकिन प्रयोग के तौर पर कि कांग्रेस देश भर में ये फैसला करती, राज्यों में, लोकसभा के लिए राज्यों में, कि हम अकेले लड़ेंगे, 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव, क्या हमें साथ नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए, अकेले लड़ते तो पार्टी का काडर खड़ा हो जाता। अब काडर भी नहीं है। बिहार में आप महागठबंधन में हैं, बिहार में मतलब लालू, बात खत्म हो गई। आपको कौन पूछ रहा है? लालू ही नहीं पूछ रहे तो और कौन पूछेगा? वैसे ही आप देखिए कांग्रेस का कहीं गठबंधन में, ये उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जिला कार्यालय भी बहुत जगह रोज नहीं खुलते होंगे कि वहां जाके लोग बैठे। तो उस स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसे पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट में नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस से अब शशि थरूर आएंगे नहीं आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से बड़े चेहरे छिटक गए, हाँ, और सब भाजपा का साथ ले लिया, वैसे अभी भाजपा में भी एक असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। क्या ये मतलब एक तानाशाही अप्रोच है, क्या है? भैया एक बात बताएं, मैं मानता हूं कि सत्ता वो सीमेंट है जो विपरीत दिशाओं की दीवारों को जोड़ देता है। जैसे ये देखिए जोड़, ये विपरीत, एक इधर की दीवार एक इधर की, उसको किसने जोड़ा? सीमेंट ने। सत्ता, जब तक सत्ता है तब तक कोई असंतोष नहीं हो रहा, कहीं कोई बगावत नहीं हो रही, और हमको आप पसंद नहीं, आपको हम पसंद नहीं, लेकिन सत्ता तो दोनों को पसंद है ना। तो हमको अपनी लड़ाइयाँ उस सीमा से आगे नहीं ले जानी जिस सीमा के बाद सत्ता ही चली जाए। समझ रहे ना? समझ रहे। इसलिए जब तक सत्ता है तब तक ऐसे। और एक व्यवहारिक बात मैं कहता हूँ, हो सकता है कि वो सिद्धांत के और थ्योरी के लेवल पर उस बात को लोग कहें अरे कैसी बात कहती है, लेकिन प्रैक्टिकली वही है भाई, दुधारू गाय की तो लात खानी ही पड़ती है। ये हमने नहीं कहावत बनाई, ये हमारे पुरखे बना के कई हजार साल पहले। तब तो भाजपा कांग्रेस कोई नहीं थी, चुनाव भी नहीं होते थे, राजा थे। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, 5 भाई हैं परिवार में, 4 खेती करते, एक शहर में है पैसा कमा रहा है, घर में पैसा भेज रहा है, उसकी भी चलती है और उसकी पत्नी की भी चलती है। चलती है घर में कि नहीं? चलती है ना, क्योंकि उसका पति पैसा भेज रहा है, उसी से सब लोग रह रहे। तो जिसके पास वोट है, इंदिरा जी का तो समय हम लोगों ने देखा, मोदी जी का देख रहे हैं, अब देवीगौड़ा गुजराल का भी देखा, उनके पास कुछ नहीं था तो वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी निस्तेज थे, क्योंकि उनके पास अपनी पूंजी नहीं थी। जो जिता सकता, हमको एक बार मुलायम सिंह यादव ने बड़ी अच्छी बात कही, उनने कहा भाई अग्निहोत्री जी, नेता वही जो अपने फोटो से क्या सांसद और विधायक बना दे, अपना फोटो छपाए और पोस्टर में उसके फोटो पर लोग वोट देके किसी को विधायक बना दे, सांसद बना दे। तो जब आप इतना करिश्मा करते हैं ना, तो स्वाभाविक है फिर फाइनल से आपकी ही रहेगी। इसमें क्या कोई चौंकने वाली बात तो नहीं ना। 10 साल कांग्रेस की जब सरकार रही गठबंधन की, तो श्रीमती सोनिया गांधी अंतिम निर्णय पीठ थी कि नहीं थी? उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं था। बिल्कुल। मुझे याद है कि यूपीए फर्स्ट जब चार्ज में आया और मनमोहन सिंह जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री, उस वक्त में दैनिक भास्कर के उसमें था
नेशनल ब्यूरो को देख रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय मेरी बीट थी। मनमोहन सिंह जी ने एक बंद कमरे में मीटिंग ली सारे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की और राज्य मंत्री को बैठा के। पृथ्वीराज चौहान MOS थे। मनमोहन सिंह ने कहा, बाद में मुझे लोगों ने बताया, मैंने छापा, उस पर बड़ा बवाल भी हुआ कि भाई बात बाहर कैसे गई। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये कांग्रेस को अगर हम एक वो मान लें, कारपोरेट कंपनी मान लें कांग्रेस को और सरकार को, तो अब उन्होंने कहा आप लोग ऐसे समझिए कि इस कंपनी की चेयरमैन मिसेस गांधी हैं, मैं CEO हूँ। क्या CEO? आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर, आई एम ओनली CEO ऑफ द गवर्नमेंट। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब जानते थे कि इस सरकार का वोट को जो वोट मिला है, जिससे सरकार बनी, वो मेरे नाम पर नहीं मिला। सो सिंपल। जिनके नाम पर, मैं तो और इसको बिल्कुल देसी भाषा में कहता हूं, जिनके नाम पर वोट नहीं, वो उन लोगों के बराबर कभी कैसे हो सकते हैं जिनके नाम पर वोट है? बिल्कुल। उनको छोटी कुर्सी पर बैठना ही होगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव और विपक्ष का कोई भी नेता लालू प्रसाद यादव के बराबर कैसे हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता भाई। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई भी नेता, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, अखिलेश यादव के बराबर नहीं हो सकता। नहीं, सही है। तो बस इसमें तो कोई जादू है ही नहीं। जिसके पास चमत्कार है, इंदिरा जी के लिए लोग कहते थे कि भाई पूरी सरकार में एक ही पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं, कहते थे ना। क्योंकि इंदिरा जी के ही नारा तो यही लगता था ना, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और वो मरी तो आपको 415 सांसद जिता गई। 415, कैन यू इमेजिन? कभी नहीं हो पाया ऐसा। तो फिर उनकी बात कैसे कट जाएगी? सही बात है। इसलिए ये तो बिल्कुल भाई फादर फिगर वो व्यक्ति हो ही जाता है जो पार्टी को जिता सकता है, लीड कर रहा है। ठाकरे के पास ताकत थी, बाला साहब ठाकरे के पास, वो अंतिम वॉइस थे शिवसेना में, स्वाभाविक है। ममता जी के चेहरे पर पार्टी जीतती है, तो ममता ही अंतिम पायदान पर और अंतिम सीढ़ी पर रहेंगी भैया। वो कोई लल्लू जगदर खड़ा हो जाए, बोलो जी हमारी भी बात सुनो, हम फैसला लेंगे, कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। अगर अब बसपा पे आते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एक एक पार्टी क्या होल्ड रखती हैं उत्तर प्रदेश में। आपने कहा मायावती में अभी भी जलवा है, अभी भी है। लेकिन वो जैसे चुप क्यों हो जाती है? वो एक्टिव क्यों नहीं है? फील्ड में क्यों नहीं निकलती? रैलीज क्यों नहीं करती? श्वेता जी, मुझे लगता है कि मायावती जी का केस बहुत सेंसिटिव है। जैसे अभी उनके अपमान का कोई विषय आ जाए ना, है, तो उसकी देश भर में प्रतिक्रिया होगी, ये जान लीजिए। तमिलनाडु में भी होगी और आंध्रा में भी होगी। हाँ, देश भर में दलित चार्ज हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी भी दलितों के उसमें डोमेन में मायावती जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं, वो निकले या ना निकले। तो दलित की सबसे बड़ी लीडर वही हैं, तो फिर अब चंद्रशेखर कुछ कर पाए हैं? चंद्रशेखर और मायावती में बहुत अंतर है, मतलब फिर मुकाबला ही नहीं है। अब ऐसा समझ लीजिए कि मेरे राम आएंगे, जिसने गाया, जिस बच्ची ने अच्छा गाया, सुने आया था भजन, बहुत पॉपुलर हुआ था, इसका मोदी जी ने भी उसका वो वीडियो ट्वीट किया था। लेकिन वो लता मंगेशकर तो नहीं हो सकती बच्ची। क्या लता जी होने के लिए तो उसको अभी बहुत कुछ करना होगा। चंद्रशेखर ने अच्छा किया, गुड स्टार्ट, बिजनौर से जीत के आए, तमाम ऑड्स के बाद, तमाम मुश्किलात के बाद जीत के आए, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनको मायावती होने में भी माइल्स टू गो, बहुत लंबा समय तय करना होगा। और जो ये तमाम बाकी की पार्टियां हैं, जैसे राजभर की, निषाद पार्टी, संजय निषाद, मैं एक बात कहूँगा फिर आप सॉल्व। आज मेरी अपनी समझ ये कहती है, आज मायावती ये तय कर लें कि हमको कल से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलना है, 75 जिलों की, 100 दिन देने हैं उत्तर प्रदेश में। क्या एक दिन में एक जिला, और सीधे जनता के संपर्क में आना है, जहाज से नहीं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। क्यों नहीं करती हैं? ये विषय अलग है, क्यों नहीं कर रही। इसका सबसे अच्छा उत्तर वही दे सकती हैं बहन जी, क्यों नहीं कर रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये उनकी बात है, ये मेरा सेंस है क्या, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मायावती जी की जगह होता तो वो सोचता कि भाई अखिलेश यादव की सरकार रहे, उससे अच्छा भाजपा की रहे, या तो मेरी रहे, और मेरी नहीं बन रही क्या, तो भाजपा की बना, तो भाजपा की रहे, ठीक है। तो कौन होगा अगला लीडर? अगर देखें दलितों का, इधर से अपने चंद्रशेखर या फिर आकाश आनंद? मुझे लग रहा था कि विरासत आकाश के पास है, इसमें कोई शक नहीं, संसाधन भी है, ये इसमें भी कोई शक नहीं, संसाधन है उनके पास, लेकिन आकाश को अभी प्रीलिम भी देना होगा, जैसे सिविल सर्विस में प्रीलिम होता फिर मेंस होता। चंद्रशेखर प्रीलिम दे चुका क्या, चंद्रशेखर प्रीलिम दे चुके हैं, आकाश को प्रीलिम भी देना होगा। अभी तो बाबू ने कोई इम्तिहान दिया नहीं, अभी तो भतीजी है इसलिए है, भतीजी से काम नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी 69 में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री बन गई, ठीक। तब वो प्रधानमंत्री इसलिए बनी थी क्योंकि वो जवाहरलाल जी की बिटिया थी, देश की नेता नहीं थी, इस बात को समझिए। वो देश की नेता कब बनी? जब उन्होंने 71 का युद्ध का सफल संचालन किया और पाकिस्तान को तोड़ दिया, तो देश ने नेता माना। पार्टी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष हो जाना, महामंत्री हो जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना, फलान हो जाना, ढिकान हो जाना, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हो जाना का मतलब ये नहीं कि आप नेता हो गए जनता के। जनता के नेता के होने के लिए एक ही परीक्षा है, चुनाव। चुनाव में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया या नहीं, बात खत्म हो गई। चरण सिंह से बात, जिस परिवार में बात शुरू हुई हो, वो आते 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 कहाँ आ गया? अजीत सिंह का परिवार। जनता ने नहीं स्वीकार किया ना। चरण सिंह जी 8 राज्यों में उनका डंका बजता था। देवीलाल जैसे, बीजू पटनायक, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लोग तो उनके दरबार में बैठते थे चरण सिंह के। हवा पार्टी आके 3 जिलों में सिमट गई। तो इसलिए जनता को टेकन ग्रांटेड कोई नहीं ले सकता। मायावती अपने भतीजे को अपने घर की चाबी सौंप सकती हैं क्या? पार्टी के लेटर हेड सौंप सकती हैं, नेता नहीं बना सकती। अब आते हैं जैसे संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, इन सब की, ये क्या कुछ रखते हैं, वजन रखते हैं प्रदेश में? और देखो है क्या कि रामविलास पासवान कहा करते थे कि ऐसी कभी चर्चा हो तो उनसे कहें कि भाई लेकिन आप में लालू और नीतीश वाला करंट नहीं है पासवान जी। तो उनको बात अच्छी तो नहीं लगती थी। तो अच्छा, रामविलास पासवान और लालू के शैली में भी जमीन आसमान का अंतर था। रामविलास बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, तो और लालू तो भाई लाल जन नेता ही था, अपने ढंग का आदमी था, इनोवेटिव आइडियाज थे उनके पास क्या। तो वो कहते थे कि चलो मान लेते हैं आपकी बात, बोले लेकिन दही का जामन हम ही है क्या, दही जमाना है तो इतने बड़े पतीले में दूध है, लेकिन अगर 1 चम्मच दही नहीं होगा तो दही नहीं जमेगा, दूध रखा रहेगा क्या। ये लोग जामन का काम करते हैं, ये लोग नैरेटिव का काम करते हैं। जिससे होता क्या है कि एक रूपक समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे की शादी हुई क्या, अब आपने कहा भाई वहाँ गुड़गांव से शादी करेंगे, ठीक, लेकिन अब गांव में भी लोग हैं, रिश्ता है, नाता है, सब है, तो आप कहेंगे भाई इनमें से कुछ थोड़े सोफिस्टिकेटेड 4-5 लोग तो चुनो ही, कम से कम, ज़्यादा नहीं, बच्चे कितना भी विरोध करें। आप कहेंगे 4-5 को तो बुरा बोले, नहीं तो फिर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, फिर तो बड़ी बुराई का कारण हो जाएगा बाहर। हमारे गांव में किसी को बुलाया नहीं कि बड़े आदमी हो गए, ऐठ में रहते हैं, तो आप टोकन प्रेजेंस में 4-5 तो रखोगे, और अमिताभ जी आएंगे तो उनको बताएंगे कि ये चाचा जी आए हैं वहाँ से, गांव से, बताना होगा ना। वैसे ही ये लोग टोकन प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए बहुत नहीं भी माने कि इनके कहने से कोई बहुत वोट बड़ा हो जाए, ये अकेले होंगे तो विधायकी भी नहीं जीत पाएंगे क्या, लेकिन भाजपा या सपा के साथ आ जाएंगे तो दही जमा देंगे। एब्सोल्युटली। रामविलास, ओम प्रकाश राजभर अकेले जब भी लड़े विधायक नहीं हुए, लेकिन भाजपा के साथ आ गए तो 6 विधायक हो गए,
सपा के साथ आ गए तो हो जाएंगे। यही इनकी यूएसपी है। और दूसरा, ये एक वर्ग विशेष को चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं, बराए नाम ही सही लेकिन करते तो ही भाई, कि कुर्मी, अनुप्रिया पटेल, राजभर, ओम प्रकाश और निषाद संजय। तो जो लोग इनको वोट नहीं भी देते होंगे, मान लीजिए इनकी जात के लोग, इनके कहने से वोट नहीं, वो भी ये तो नहीं चाहेंगे कि इनका अपमान हो। क्या वो कहते हैं भाई बैठा ले रखो। और ये सब लोग जब अनुप्रिया को छोड़ दीजिए, तो ये राजभर और संजय निषाद जब 22 में अखिलेश यादव के साथ थे तो इन्होंने रिजल्ट दिया ना, 125 सीट जीत के आए अखिलेश यादव। तो ये चम्मच भर दही है। एक मेरा आखिरी सवाल अमिताभ जी, मैं आप ही का एक वीडियो देख रही थी जहां आपने ये निवेदन किया है कि ये जो आर्मी, सेना और रेजिमेंट, हाँ, ये सब बना देते हैं, हाँ, मतलब इस तरह के नाम का संस्थान का चयन करना, इस नाम से इसको भंग होना चाहिए। आई एब्सोल्युटली अग्री। बिल्कुल भंग होना चाहिए, क्योंकि है क्या, सेना हमारे हृदय में एक विशिष्ट आसन पर विराजमान है। हमने सबकी आलोचनाएं की, हमने न्यायपालिका की भी आलोचना की है। इमरजेंसी का दौर हमको याद है क्या, और अभी भी न्यायपालिका के बहुत सारे फैसले होते हैं जिनका हम और श्वेता बैठ के तो आलोचना कर ही लेते हैं। बाहर मान लीजिए नहीं भी चिल्लाएं कि भाई जेल भेज देंगे कंटेम्प्ट में, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में तो चर्चा हो ही जाती। सेना की बुराई कभी नहीं करती। सेना की बुराई कभी नहीं हुई। इस देश में अगर कोई मुझसे पूछे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना, इन चार में सबसे विश्वसनीय कौन है भारत के लोगों के मन में, तो सेना है। सब पर आक्षेप कर सकती है भारत की जनता, सब पर शक कर सकती है, सब पर सवाल कर सकती है, प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, चीफ जस्टिस पर, धर्माचार्यों पर, किसी पर भी कर सकती है। बाबा आमटे पर भी कर सकती है और आसाराम बापू पर भी कर सकती है क्या, लेकिन सेना पर कभी नहीं, कभी नहीं। हम चीन की लड़ाई हारे 62 में, तब भी देश ने कहा कि सेना नहीं हारी, ये सरकार हारी है। सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की। गांव तक का आदमी कहता था भैया पाँव में जूता नहीं दो, है इतनी ठंड में हिमालय में स्वेटर नहीं, कमीज पहन के लड़े। हमने सेना को फिर भी एक मोरल सर्वोपरि रखा के बैठे। इसमें देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, पूरे देश का मिजाज ही बदल गया था उस थोड़े से दिन में, बदल गया था ना। सेना के शौर्य के आगे सब फीका है। सेना, और जब आप वो चिरकुटपन करने लगे कि जी बोले ये करनी सेना, ये नारायणी सेना है, ये अहिर रेजिमेंट है, ये भीम आर्मी है, क्या ड्रामा है भाई। ये आर्मी, सेना, ये इस पर तो सरकार को कानून बनाना चाहिए। जैसे सरकार ने एक कानून बनाया कि एक व्यवस्था की है कि आप इंडियन शब्द वो नहीं करा सकते अपनी किसी संस्था में रजिस्टर्ड, नहीं, नेशनल और इंडियन ये नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था। वैसा ही सरकार को करना चाहिए कि इस ढंग की कोई प्राइवेट आर्मी स्वीकार नहीं होगी। आप उपद्रव कर रहे हैं, सड़क पर डंडे चला रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और बैनर है करनी सेना, नारायणी सेना। वो सेना शब्द हटाइए वहां से, जो और दूसरा शब्द रखना रखिए, दल रखिए, दलदल रखिए, जो समझ में आए करिए, लेकिन सेना को इस दंड फंद से परे रखिए। क्योंकि सबको मालूम है करनी सेना क्या कर रही है, नारायणी सेना क्या कर रही है। मैं तो पहली बार नारायणी सेना नाम ही सुना। लोगों से पूछा क्या है, बोलो भाई साहब ये कृष्ण जी की सेना थी इसीलिए बनाई है। क्या कृष्ण जी की सेना, कृष्ण जी की सेना थी। तो मैंने कहा अरे मूर्खों, कृष्ण जी की नारायणी सेना तो कौरवों के साथ चली गई थी, वो तो हार गई थी। क्या कृष्ण से वो प्रसंग है कि ये मुकुटमणि वाले मसले पर उसी एक प्रसंग आता है कि भाई कृष्ण जी अपना विराजमान थे शैया पर, तो खटपट हुई तो देखा क्या कि आँख खोली तो पाँव की तरफ अर्जुन खड़े और सिर की तरफ दुर्योधन। तो उनने कहा भाई बताओ, तो बोले कि हमें आपसे कुछ मांगना है। तो बोले भाई ठीक है मांगो। तो बोले पहले दुर्योधन तुम मांगो। तो दुर्योधन ने कहा कि माधव नारायणी सेना और अस्त्र शस्त्र मुझे दे दीजिए। उनको ये था कि भाई नारायणी सेना तो अपराजेय है, भगवान की सेना है। बोले दिया। बोले अर्जुन, फिर हंसे, बोले भाई अर्जुन अब मेरे पास तो कुछ देने को बचा नहीं, लेकिन चलो तुम भी मांग लो।
बाकी तो मैंने दे दिया। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, मेरी तो बस सेना थी गई, और अस्त्र मैं उठाऊंगा नहीं लड़ाई में, तो मैं क्या करूंगा, खाली बैठूंगा तुम्हारे साथ। बोले ना, हमें आप चाहिए। और बाद में हम महाभारत का परिणाम बताता है कि एक वही उसी महाभारत में एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि जिधर कृष्ण और जिधर धनुर्धर अर्जुन, उधर ही जय उधर ही धर्म। क्या? तो नारायणी सेना का तो वैसे भी कोई स्तर भारत में कभी नहीं माना गया। नारायण साथ हो तो नारायणी सेना है, नारायण साथ नहीं तो नारायणी सेना को पांडवों ने रौंद दिया। यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां जय, ये भारत का मूल स्वभाव है। तो जब आप हिंसा करने के लिए सेना का सहारा ले रहे हैं, भारत की सेना या भारत में सेना, कोई सोच सकता है कि सड़क पर डंडे चला रही है, गाड़ियां तोड़ रही है, पुलिस वालों को मार रही है, थाने जला रही है, नहीं ना। या करनी सेना भी मान लीजिए, ले लीजिए जो रामजीलाल सुमन के खिलाफ वहाँ 3 लाख आदमी तलवार लेके पहुंच गया था, ये कोई राजतंत्र है क्या कि तलवार चलाएंगे आप? तो मुझे लगता है इस पर सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए। और ये जो एक कास्ट बेस्ड प्राइवेट आर्मी टाइप का जो चीज़ें हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं। आप समाज की सेवा के लिए संगठन बनाइए, आर्मी बनाने की क्या जरूरत है? आर्मी तो एक ही बहुत है, और घर घर आर्मी बनने लगेगी तो बहुत संघर्ष हो जाएगा ना। भारत में 5000 से ज़्यादा जातियां हैं, और हर जाति का मन कुल बुलाए कि आर्मी बनाएंगे तो कितनी आर्मी हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है ये बंद हो जाना चाहिए। थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और आपने जो इंसाइटफुल बातें की हैं, मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत समझ में आया होगा। और अभी जो मौजूदा हालात हैं, आने वाले समय में यूपी में तस्वीरें कैसे बदल सकती हैं, बहुत कुछ इशारे में भी आपने कह दिया है। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी।